इस टाइम पे क्रूशियल लेवल्स पे दिख रहे हैं, लेकिन जो इन मेजर इंडाइसेस से हम बाहर आ जाए, अगर स्मॉल कैप की तरफ नजर डालें या मिड कैप की तरफ नजर डालें या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें, तो बाजार एक अच्छी चाल चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अविनाश सर सीधा आपके पास आते हैं। सर जैसे कि हम बाजार के अंदर देख रहे हैं कि काफी लंबे जी टाइम से, काफी टाइम हो गया है अब तो, कि हमने एक देखा था कि बाजार हायर हाई की रेंज बनाए जा रहा था, लेकिन उसके बाद आ, वापस से बाजार एक अपने कंसोलिडेशन फेज में आ गया। फिर बोला जा रहा था कि जो हमारा क्रूशियल लेवल है, एक तो हमारा 19,200 19,300 है, और जो दूसरा मेजर सपोर्ट लेवल है हमारा, वो 18,800 900 के आसपास है। क्या बाजार एक बार वापस से वो डुबकी लगाएगा जो 18,800 900 पे है, या ऊपर की चाल चलता जाएगा? वो सपोर्ट लेवल अब हमारे लिए मेजर सपोर्ट लेवल नहीं रहा है। मैम, लास्ट वीक भी हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसमें यही व्यू था कि 19,250 और 19,201 बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है, और अगर वो निफ्टी तोड़ता है डिसाइसिवली तो वी कैन विजिट 18,800 लेवल जहाँ पे गैप अप्स उसने छोड़े थे। लेकिन निफ्टी वहीं पे जाके एक दिन के बाद वहाँ से ही बाउंस बैक दिया है। ठीक है, तो अभी भी वो सपोर्ट वैलिड है, और वो ऊपर की तरफ जो 19,600 की जो रेंज है वहाँ पे जाके वापस अटक रहा है। सेम विद बैंक निफ्टी 43,900 का नीचे का लेवल है और 44,500 ऊपर का लेवल है। वो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन उसी रेंज में हो रहे हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। इट कैन आइदर बी एन एक्यूमुलेशन और आइदर इट कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूशन। हम दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, जो बाकी पैनलिस्ट ने भी जैसे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक ब्रेकआउट आता है, दैट कैन बी अपसाइड और डाउन साइड। तो जो मार्केट में जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स चल रहे हैं काफ़ी देर से, उसमें थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है कि फ्रॉथ आ गया है। जो जिसका बिजनेस मॉडल इतना हैवी नहीं है, वो भी 17% 15% रोज डेली बढ़ रहे हैं, विच कैन नॉट बी सस्टेनेबल। तो थोड़ा एक लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा फ्रॉथ है। वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि व्यूअर्स को कि थोड़ा अगर प्रॉफिट अगर वो ले सकते हैं तो वो ले लें, प्रॉफिट बुक कर ले हुए। नाउ इट इज टाइम कि थोड़ा अगर या तो लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाए, बिकॉज आईटी सेक्टर एक हमको लग रहा है कि थोड़ा बॉटमिंग आउट लग रहा है, तो थोड़ा लार्ज कैप में मूव हो जाए। एंड यहाँ से अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो एच डी एफ सी बैंक एंड रिलायंस हैज़ टू सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट अभी नेक्स्ट वीक तक नहीं आता है तो वी एक्सपेक्ट कि वो 19,200 के लेवल पे निफ्टी वापस रीटेस्ट कर देगा, और अगर इस बार टूटेगा तो फिर इट कैन गो बैक टू 18,800 जो हमारा प्राइमरी व्यू था। अगेन लास्ट वीक भी मैंने यही कहा था, इंडिया में एज सच कोई इशू नहीं है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फेस्टिवल सीजन, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। बट एक साथ में हमको एक और न्यूज़ मिली है कि रेनफॉल थोड़ा शॉर्टफॉल आया है, उससे रूरल इकोनॉमी को थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। प्लस इंटरनेशनली वी आर इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। चाइना का ऑलरेडी इशू चल रहा है, उसका इंपोर्ट गिर गया है, एक्सपोर्ट गिर गया है। सो चाइना इज द इंजन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। वो अगर प्रोड्यूस कम कर रहा है तो दैट मीन्स द वर्ल्ड इज कंज्यूमिंग लेस। और यूएस में जो डेट क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है, रीजनल बैंक्स को और प्रॉब्लम हो रही है। फिच हैज ऑलरेडी वार्न कि वो जेपी मॉर्गन को भी डाउनग्रेड कर सकता है, एंड इन केस अगर वो जेपी मॉर्गन को डाउनग्रेड करेगा तो बाकी बैंक्स को भी एक नॉच नीचे जाना पड़ेगा, जो बहुत क्रेडिट मार्केट के लिए बहुत इफेक्ट कर सकता है। और साइमल्टेनियसली वी कैन ऑल्सो सी कि यूएसडी आईएनआर ने भी 83 तोड़ दिया है, इट इज ट्रेडिंग एट 8320, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। क्रूड भी थोड़ा ऊपर इंच कर रहा है, तो हेडविंड्स है मार्केट के लिए काफ़ी। तो इसके वजह से थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है, थोड़ा जहाँ पे भी फ्रॉथ है वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना इट्स वायबल राइट नाउ, और थोड़ा लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाए तो दैट इज़ बेटर। दैट्स आवर व्यू। जी, तो अविनाश सर ने बहुत ही ब्रॉडर वे में हमें बताया है कि जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट है उसमें भी किस तरह की दिक्कतें चल रही हैं, और इंडिया इस टाइम पे कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, और आने वाला जो टाइम है वो हमें कैसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा नितिलेश सर के पास। सर, कितना आप रखते हैं कि मतलब ये चीजें सही जा रही है, जो ये बुलिश ट्रेंड है ये बुलिश ही रहेगा, या आप वापस से अपने बेयरिश ट्रेंड में मेंटेन रहेंगे?
देखो, मैं थोड़ा सा अभी के लिए कॉशियस रहना पसंद करूंगा। 19,250 हम लोगों ने जो टारगेट दिया था वहां पे शॉर्ट्स कट कर लिए थे, तो अभी हम लोग फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं 19,600 के आसपास से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार फिर हम लोग 19,200 18,800 ये लेवल तक चल सकते हैं। देखो, ओवरऑल मार्केट का व्यू अगर हम लोग पूछेंगे तो अच्छा खासा ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बुलिश है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हम लोग होल्ड करेंगे। अगर डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 105 के आसपास चल रहा है, 83.20 का लेवल्स के आसपास उसको भी। क्रूड भी मैं देख रहा हूँ क्लोजली, तो वहां पे भी थोड़ा सा ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है, एक दो दिन का जो चीजें है वो मार्केट में जो बाउंस आ रहे हैं, वो मेरे को थोड़ा सा डाउट कर रहा है कि कोई ना कोई हड़बड़ाहट में कुछ चीजें हो रही है, जहाँ पे ऊपर के साइड में शायद से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो वहां पे हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग साइड की पोजीशन है तो ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर रिलायंस और एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं करते तो फिर भी हम लोग नीचे में एक बार के लिए लेवल्स देखेंगे। आज का अगर इंट्राडे व्यू मेरे से पूछोगे तो अगर मार्केट 19,580 या फिर 85 के लेवल्स के नीचे चलता है यहाँ से 10-12 पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करेंगे 19,615 के स्टॉप लॉस के साथ। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 19,450। मतलब यहाँ से अगर हम लोग मोटा मोटी कहेंगे तो 140 से 150 पॉइंट का डिप मुझे लग रहा है आज शायद आना चाहिए। अगर आज नहीं आता है तो कल, तो लेकिन वैलिड तभी होगा जब ये 19,580 या फिर 85 के नीचे ट्रेड करता है तो ही। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि बाजार के अंदर आपको इस टाइम पे किस तरह से काम करना चाहिए, कौन से लेवल्स को आपको खासा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है सर। नितिलेश सर, आपको साथ ही साथ अपनी स्टॉक रिकमेंडेशन देनी है तो वो भी एक बार आप बता दीजिए। देखिए, स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं अभी वेट एंड वॉच के मूड में हूँ। कुछ 2-3 स्टॉक में अभी देख रहा हूँ। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मैरिको को एक रिकमेंड किया था 550 के आसपास, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आ चुका है, थोड़ा सा डीप मिलता है तो लेना चाहिए। 575 570 इस रेंज के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना चाहिए। 550 के नीचे चलता है तो एक बार के लिए पोजीशंस कट करनी चाहिए। इसके ऊपर जो पोजिशनल मेरा व्यू है, टारगेट है वो 655 से लेके 680, ये दो टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है मैरिको। सर नेक्स्ट पे ये कुछ नहीं, एक ही ट्रेड है, क्योंकि जो शॉर्ट्स मैंने रिकमेंड किए वो ऑलरेडी 40 या फिर 50 रुपए नीचे ट्रेड करे, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जस्टिफाई नहीं होता। कल हम लोगों ने जो शॉर्ट क्रिएट किए थे, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है स्टॉक। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम और स्टॉक रिकमेंडेशन देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। ठीक है, अब हम वापस से आते हैं मार्केट के अंदर। जो हम ब्रॉडर वे में बात कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है राकेश सर, सीधा आपके पास आते हैं। अगर हम देखें जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा सेलिंग करते जा रहे हैं बाजार के अंदर, और अगर हम कल का डेटा देखें तो कल तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी सेलिंग कर दी है। क्या ये बाजार के लिए सही संदेश है या फिर नहीं? क्योंकि कंटिन्यूअसली सेलिंग हो जा रही है। अगर पास्ट का डेटा देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो लगातार बेचने में लगे हुए हैं। ऐसी कौन सी घबराहट है बाजार के अंदर जो कंटिन्यूअस सेलिंग मेंटेन है? नहीं कंचन जी, ऐसी कोई घबराहट नहीं है। अगर आप देखें पीछे का डाटा तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में एफआईज ने जबरदस्त तरीके से बाइंग हमारे मार्केट्स में की है। हाँ, अगस्त के महीने में थोड़ी सी सेलिंग जरूर हमें देखने को मिली है, और अभी भी सितंबर में भी थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए 3-4 महीने कंटिन्यूस बाइंग के बाद थोड़ा सा सेलिंग वो लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं डेफिनेटली। और कहीं पे कोई घबराहट वाली चीज हमें नजर नहीं आती है। तो जहां तक मार्केट की बात है तो कोई इस तरह का घबराने वाली चीज या कोई भी इस तरह के कोई इंडिकेशन मार्केट में अभी नहीं लग रहे हैं कि जहां से हमें ये लगे कि मार्केट में कहीं कोई घबराहट वाली चीज है। मार्केट मेरे को फुल्ली मतलब प्योरली मैं बुलिश व्यू अभी भी कंटिन्यू है, मेरा मेंटेन्ड है। और साथ के साथ अगर आप देखें तो मार्च का जब हमने लो बनाया था उस लो के बाद से कंटिन्यूसली आप देखिए ब्रॉडर मार्केट ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी ने करीब करीब 15% के आसपास का रिटर्न 28 मार्च के लो के बाद से दिया है। बैंक निफ्टी ने 13% के आसपास का रिटर्न दिया। लेकिन आप मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करेंगे तो मिड कैप ने कहीं ना कहीं 36% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, और स्मॉल कैप ने जबरदस्त तरीके से 43% का रिटर्न दिया है। तो मिड कैप स्मॉल में जबरदस्त तरीके से तेजी बनी हुई है। तो
जहां मिड कैप स्मॉल कैप में भी इस तरह की तेजी बन चुकी है, तो अगर आपका व्यू लंबा है 3 से 4 साल का है तो मुझे लगता है अभी भी होल्ड करने चाहिए आपको अपने स्टॉक्स। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा कि कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हो चुकी है इन लेवल्स पे। तो अगर का आपका व्यू 1-2 महीने का 3 महीने का है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पे मिड कैप स्मॉल कैप में आ सकती है। तो जहाँ पे भी मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यूएशन आपको कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन अभी भी मौके मिड कैप स्मॉल कैप में मेरे को लगता है अभी भी काफी है। जी, ठीक है। तो बाजार के अंदर इस टाइम पे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये है इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जो पिछले महीनों में उन्होंने कॉन्टिन्यूसली बाइंग करी थी उसका ही एक रिपरकशन हो रहा है। अब वो प्रॉफिट बुकिंग करने के मोड में आ चुके हैं। ठीक है अनिल सर, जैसे कि हम देखें जो डॉलर इंडेक्स है उसने 6 महीने का हाई को हिट कर लिया है क्या? और अगर हम ब्रेंट क्रूड भी देखें तो उसने भी $91 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। क्या ये वापस बाजार के लिए घबराने वाली बात है? बाजार इससे किस तरह का अपनी जो रुख है वो बदलेगा? कंचन जी, कई बार क्या होता है कि मार्केट के बारे में एक बात कही जाती है कि व्हेन द मार्केट इज इन अ फ्रॉथी कंडीशन और इट हैज़ रन अप टू मच, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या मार्केट में कॉम्प्लेसेंसी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो मार्केट खुद के गिरने के लिए कोई कारण बना लेता है। इट इन्वेंट्स इट्स ओन रीजंस टू फॉल। तो ये चीज़ हमने पहले काफ़ी बार देखी है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो एक छोटा सा कोई जो बहुत नज़र आता है कि ये तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से भी मार्केट गिर जाता है। और कभी कभी एकदम इसके उलट व्यवहार भी देखने को मिलता है कि जब मार्केट ऑलरेडी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है या लोअर लेवल्स पे है, तो वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट मेजर नेगेटिव न्यूज़ आती है, उसको भी मार्केट बहुत इजीली कंज्यूम कर जाता है और वहाँ से ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स का बढ़ना या क्रूड का $90 नॉन इवेंट डेवलपमेंट्स फॉर द मार्केट, मुझे नहीं लगता है कि इस रीज़न से मार्केट गिर रहा है या मार्केट को बढ़ना चाहिए। अगर ये गिर जाता है तो मुझे इन रीजंस में कोई बहुत ज़्यादा दम नज़र नहीं आता है। मेरा रीज़न ये है यहाँ पे कि मुझे जो समझ में आता है इस मार्केट में, मार्केट अभी हमारा जो है बेंचमार्क इंडिसेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं। निफ्टी का पीई रेशियो करीब 20-21 शायद 22 की अपर साइड में 22 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कोई रीज़न नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता है कि डॉलर इंडेक्स के बढ़ जाने की वजह से हमारे यहाँ पे गिरावट आ जाएगी। मेरे ख्याल से सेंटिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेंटिमेंट्स अभी न्यूट्रल टू पॉजिटिव रेंज में है जहाँ तक मुझे समझ में आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट की, बेंचमार्क इंडेक्सेस में बहुत ज़्यादा गिरावट की कोई गुंजाइश बनती है या निवेशकों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और जैसे मैंने कहा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। देखिए, डॉलर इंडेक्स को अगर बढ़ना होगा तो वो बढ़ता रहेगा, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल ये है कि हम जिन चीज़ों पे जिन कंपनीज के बारे में हम अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ पे वैल्यूएशंस हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी कुछ हमारे हाथ में है। तो इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और एक सिस्टम इन्वेस्टर्स को डेवलप करना चाहिए। जैसे बार बार ये चीज़ आती है हमारे डिस्कशंस में कि जहाँ पे वैल्यूएशंस फ्रॉथी नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या एक बड़े टाइट स्टॉप लॉस के साथ में उसको चलते जाएं, क्योंकि मार्केट्स में क्या है, किसी स्टॉक में ऊपर जाने पे कोई लिमिट नहीं होती है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स गिना सकता हूँ जहाँ पे कोई स्टॉक जो है 100 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था और उसका कोई रीज़न नहीं था, बट वो 100 के आगे जो है 150 के पीई मल्टीपल पे भी पहुँचा। तो वो जो 50% का वहाँ पे और इंक्रीज हुआ है, उसको अगर हम सिर्फ इस वजह से छोड़ दें कि ये 100 के पीई मल्टीपल पे आ गया है और अब हमें निकल जाना चाहिए, वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। 100 के पीई मल्टीपल से स्टॉक्स जो हैं वो 150 के पीई मल्टीपल पे भी जा सकते हैं, 200 के पीई मल्टीपल पे भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स के अंदर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी बना के चलें। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है,
लेकिन कंप्लीटली एग्जिट सिर्फ इस वजह से ना करें। अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल्स डिटीरियोरेट हो रहे हैं, कंपनी की जो फंडामेंटल स्टोरी है उस पर कोई इम्पैक्ट आ गया है, तो डेफिनेटली निकल जाना चाहिए, 100 जाना चाहिए। लेकिन अब मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ज़्यादा के सिस्टम्स के और प्रिंसिपल्स के टर्म्स में, अप्रोच के टर्म्स में सोचना चाहिए, ना कि ये स्टॉक इतना बढ़ गया, इंडेक्स इतना बढ़ गया, कहाँ पे हैं हम, या डॉलर इंडेक्स कहाँ पहुँच गया। ये लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें इसको, आप 5 साल या 10 साल का चार्ट उठा के देखें तो आप पॉइंट भी नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे डॉलर इंडेक्स 90 या क्रूड जो था वो $90 को टच किया था। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे $90 को क्रॉस किया है क्रूड ने। तो मेरे ख्याल से ये सब नॉन इवेंट वाली चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म में भी अगर आपका फोकस इस चीज़ पे रहे ज़्यादा कि आप एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर लें, तो वो कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इन्वेस्टर्स के लिए। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि क्या राय है इस टाइम पे, जो हमारा डॉलर इंडेक्स है उससे रिलेटेड इस टाइम पे एक ये नॉन इवेंट की तरह काम कर रहे हैं, जो सर की राय है। और अभी इस टाइम पे घबराने या पैनिक होने के लिए कोई भी रीजन हमें बाजार के अंदर